बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मेटल हैलाइड्स। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक के नाम को ही समझ लेते हैं। टॉपिक में सबसे पहले एक लफ्ज़ आया है मेटल हैलाइड्स। ये मेटल हैलाइड्स क्या होते हैं? एक लफ्ज़ है हैलोजेंस। आप क्लास 9 के अंदर पढ़ भी चुके हैं। हैलोजेंस हम कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टडीन। जो ग्रुप नंबर 17 है पीरियोडिक टेबल का, उसे हम कहते हैं हैलोजेंस। अब जब हैलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, जैसे फ्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बन गया फ्लोराइड आइन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोराइड आइन। ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ब्रोमाइड आइन। आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, आयोडाइड आइन। ठीक है, या इन सब को हम मिला जुला के कह देते हैं हैलाइड आइंस। इनको हम क्या कह देते हैं? हैलाइड आइंस। ये आपके पास हैलाइड आइंस बन गए। ठीक है, यानी कि हैलोजेंस एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, हैलाइड आइंस बन जाएंगे। जो आपके पास मेटल्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, तो मेटल के भी आइंस बन जाते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम का आइन बन जाएगा। इसी तरह कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैल्शियम का आइन बन गया। अब होता क्या है, ये हैलाइड आइंस हैं, ये मेटल्स हैं। तो जब मेटल्स और हैलाइड आइंस आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? मेटल हैलाइड्स। मिसाल के तौर पर सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये एक मेटल हैलाइड है, इसमें मेटल भी है और हैलाइड आइन भी है। और ये जो मेटल हैलाइड्स हैं आपके पास, इनका जनरल फार्मूला आपके पास क्या होगा? इनको हम मेटल्स को M से ज़ाहिर कर देंगे और जो हैलाइड आइंस हैं यानी कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनको X से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, तो MX मेटल हैलाइड्स। ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला है। M से मुराद कोई भी मेटल हो सकती है और ये हैलाइड आइन, X से मुराद जो है हैलाइड आइन है। यहाँ पर कोई भी हैलाइड का आइन हो सकता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड वगैरह। तो ये आपके पास सिंपल है मेटल हैलाइड्स के बारे में। अब 2 लफ्ज़ और हैं, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन तो हमें पता है, एक्वा लफ्ज़ निकला है पानी से, वाटर से। तो एक्वस सॉल्यूशन कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर पानी एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो, यानी कि पानी के अंदर कोई भी चीज़ हल की जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन है। अब डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर आपके पास सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होगी और सॉल्यूट की मिकदार कम होगी। मिसाल के तौर पर मैं नमक को पानी के अंदर हल करता हूँ। मैंने 2 गिलास ले लिए, दोनों के अंदर 100-100 ग्राम पानी है, इसके अंदर भी 100 ग्राम पानी है और इसके अंदर भी 100 ग्राम पानी है। ठीक है, इसके अंदर मैं 5 ग्राम शुगर ऐड करता हूँ या नमक ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं 10 ग्राम नमक ऐड करता हूँ। तो आप बताएं कि दोनों में सॉल्यूट की मिकदार या नमक की मिकदार किसमें ज़्यादा है? तो इसमें नमक की मिकदार ज़्यादा है, इसमें नमक की मिकदार क्या है? कम। तो ये मेरे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें इसके साथ तो इसमें सॉल्यूट की मिकदार क्या है? कम। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो, और आपके पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार क्या हो? कम। तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है डाइल्यूट सॉल्यूशन भी
और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी किसका लेना है हमने, मेटल हैलाइड्स का। यानी कि मेटल हैलाइड्स को हमने पानी के अंदर हल करना है, ठीक है। कभी हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे या कभी हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे और हम देखेंगे कि दोनों सूरत हालों में कौन कौन सी प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। तो हमने इनके एक्वस सोल्यूशन लेने हैं। अब ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ दो किस्म के आयंस हों, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं कहता हूं मेरे पास सोडियम क्लोराइड मौजूद है, होगा क्या, जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊंगा तो जो सोडियम है वो कैथोड पे जाएगा और इसकी रिडक्शन हो जाएगी, और जो क्लोराइड आयन है ये एनोड पे आएगा और इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा, बड़ा ही आसान है। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड का या मेटल हैलाइड्स का एक्वस सोल्यूशन ले लें, फिर हमारे लिए इशू पैदा हो जाता है, मसला पैदा हो जाता है। वो क्यों, एक्वस सोल्यूशन जब लेंगे तो सिर्फ दो किस्म के आयन नहीं होंगे, फिर आयंस की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी भी तो हमने ऐड किया है इसके अंदर, एक्वस सोल्यूशन के अंदर, तो पानी के भी आयंस बन जाएंगे। यानी कि आपके पास पानी के हाइड्रोजन आयंस भी होंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस भी होंगे। अब इशू पैदा हो जाएगा, अब जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो यही सवाल है हमारा, व्हाई डज वाटर मेक इलेक्ट्रोलाइसिस कॉम्प्लिकेटेड। पानी जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस को कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल क्यों बना देता है, क्यों। वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑल्दो वाटर जो है वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही कम आयंस में तब्दील होता है। एंड अपॉन आयोनाइजेशन इट गिव्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, बहुत ही कम मिकदार में ये आपको हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन देगा। लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो सही, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन के अंदर मौजूद तो होंगे, साथ ही साथ आपके पास सोडियम और क्लोराइड आयंस भी मौजूद हैं, ठीक है। तो अब पॉजिटिव आयन भी दो हो गए और नेगेटिव आयन भी आपके पास कितने हो गए, दो। तो अब क्या होगा, अब चॉइस हमें देखनी पड़ेगी कि कौन सा पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाएगा और उसकी आपके पास रिडक्शन होगी, और कौन सा नेगेटिव आयन एनोड पे आएगा और उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब हमें फैसला करना पड़ेगा, फैसला कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रोलाइट विल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस। इसका मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रोलाइट के पास एक से ज्यादा किस्म के आयंस मौजूद हैं, विच विल अप्रोच बोथ कैथोड एंड एनोड। अब ये जो एक से ज्यादा किस्म के आयंस हैं वो कैथोड की तरफ भी सफर करेंगे और एनोड की तरफ भी सफर करेंगे, यानी कि पॉजिटिव आयंस भी एक से ज्यादा हो गए, नेगेटिव आयंस भी क्या हो गए, एक से ज्यादा। पॉजिटिव आयन जो हैं वो आपके पास कैथोड की तरफ सफर करेंगे और नेगेटिव आयंस आपके पास किसकी तरफ सफर करेंगे, एनोड की तरफ। अब विच ऑफ दीज आयंस विल प्रेफरेंशियली बी डिस्चार्ज्ड। अब कौन सा आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा इनमें से, यानी कि जो दो पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जा रहे हैं इनमें से कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, कौन सा आयन जो है जिसकी आपके पास क्या होगी, रिडक्शन। इसी तरह जो दो नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ आ रहे हैं इनमें से किस आयन की आपके पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, कैसे देखेंगे, डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये डिपेंड करता है कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या लूज करने की काबिलियत कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। और ये कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की काबिलियत कम है या ज्यादा है, ये हमें पता चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखा जाए तो आपके पास ये एक इस तरह की सीरीज है, इसमें दरमियान में आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है और इसी तरह नीचे आप लोगों के पास कॉपर और सिल्वर वगैरह मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह हाइड्रोजन के जो ऊपर जो है वो आपके पास लिथियम, सोडियम और मैग्नीशियम वगैरह मौजूद हैं। आसान लफ्ज़ों में ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर
एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है, इनकी काबिलियत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। लेकिन अगर आप इसके बरक्स नीचे देखें, जो आपके पास हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इनकी काबिलियत हाइड्रोजन से कम है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, यानी कि इनकी काबिलियत इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़्यादा है और लूज करने की क्या है, कम। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनकी आपके पास ऑक्सीडेशन आसानी से होगी। ठीक है, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। और जो एलिमेंट्स आपके पास हाइड्रोजन से नीचे हैं, इनकी ऑक्सीडेशन मुश्किल से होगी, बल्कि इनकी रिडक्शन आसानी से होगी, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट आपके पास हाइड्रोजन से नीचे वाला आ जाए और उसका मुकाबला हाइड्रोजन से करेंगे, तो आपके पास जो मेटल का आयन है, ठीक है, उसकी रिडक्शन होगी कैथोड के ऊपर, हाइड्रोजन की नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर वाला आ जाए, तो फिर हाइड्रोजन की आपके पास जो है वो रिडक्शन होगी कैथोड के ऊपर, फिर उस एलिमेंट की नहीं होगी। तो ये हमने यहाँ से क्या निकाला, इसका रिजल्ट या नतीजा। तो अब इसी के रिलेटेड पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर एलिमेंट्स हैं आपके पास, पोजेस मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काबिलियत ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, लूज करें। वो चाहते ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहें। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने आप में से भगाते हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं। एज कंपेयर टू एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दी बॉटम, अगर उनका मवाजना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए उन एलिमेंट्स के साथ जो कि हाइड्रोजन से नीचे मौजूद हैं, तो जो हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद हैं वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करें, जो हाइड्रोजन से नीचे मौजूद हैं वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, गेन करें। और हाइड्रोजन जो है वो दरमियान में मौजूद है, उसका पोटेंशियल जो है वो जीरो है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो कैथोड है उसके ऊपर मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर क्या प्रोडक्ट्स बनेगी। सबसे पहले केस नंबर 1 है, इफ मेटल इज बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर कोई भी आपके पास मेटल है, ठीक है, और वो हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, जैसा कि आपके पास कॉपर है या सिल्वर वगैरह है। ठीक है, कॉपर और सिल्वर और हाइड्रोजन का आपस में मुकाबला हो जाए, ठीक है, यानी कि कॉपर क्लोराइड का आप सोल्यूशन ले लें, डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन किसका ले लें, कॉपर क्लोराइड का। अब कॉपर का और हाइड्रोजन का मुकाबला होगा, कॉपर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। दोनों ही किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, यहां पे मैंने सोडियम बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर यहां पर सोडियम की बजाय क्या हो, कॉपर हो। ठीक है, तो कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर भी किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, और हाइड्रोजन भी किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। लेकिन क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे मौजूद है सीरीज के अंदर, तो कॉपर की एबिलिटी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, और कॉपर की क्या हो जाएगी, कैथोड के ऊपर रिडक्शन। कॉपर जो है कैथोड के ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर मेटल में बदल जाएगा। तो यही मैंने लिखा है, इफ मेटल इज बिलो हाइड्रोजन इन द सीरीज, अगर कोई मेटल है वो हाइड्रोजन से नीचे मौजूद है सीरीज के अंदर, उस वक्त उन दोनों का मुकाबला हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन का और उस मेटल का, तो क्या होगा, मेटल आयन इज डिस्चार्ज। तो मेटल आयन की रिडक्शन होगी कैथोड के ऊपर, मेटल आयन डिस्चार्ज हो जाएगा और आपके पास जो हाइड्रोजन है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर, इफ डाइल्यूट कॉपर क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, आप डाइल्यूट सोल्यूशन ले लें कॉपर क्लोराइड का, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, कॉपर मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, तो कैथोड के ऊपर कौन सी आपके पास मेटल आएगी, कॉपर की मेटल। दूसरा केस क्या है, इफ मेटल इज अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप दो एलिमेंट्स का मुकाबला करवाएं, उसमें एक तो आपके पास हाइड्रोजन है और दूसरा वो वाला मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद है, यानी कि लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है। ठीक है, मैं सोडियम ही ले लेता हूं, फिर से ले लेते हैं सोडियम। ठीक है, तो अब सोडियम और आपके पास हाइड्रोजन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों किसकी तरफ आपके पास सफर करेंगे, कैथोड की तरफ। अब किसकी रिडक्शन होगी, क्योंकि एलिमेंट जो है
हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद है, तो उसकी हाइड्रोजन को गेन करने की एबिलिटी हाइड्रोजन से क्या है, कम। वो तो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करूं, लूज करूं, लेकिन कैथोड पे जाके तो हाइड्रोजन लूज नहीं करने, कैथोड पे जाके हाइड्रोजन क्या करने हैं, गेन करने हैं। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन की काबिलियत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो हाइड्रोजन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस के अंदर बदल जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इज डिस्चार्ज, हाइड्रोजन का आयन डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका चार्ज खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो आप अगर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लें और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो आपके पास कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बनेगी, सोडियम मेटल नहीं बनेगी। अब केस नंबर 3 क्या है, अगर आपके पास मेटल्स आ जाएं, लेड और निकल वगैरह, लेड और निकल जो है ये हाइड्रोजन के बिल्कुल साथ ही मौजूद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, तो फिर क्या होगा, फिर कैथोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट बनेगी, ये डिपेंड करता है कि हम जो सोल्यूशन ले रहे हैं वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। सो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट कैथोड डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कैथोड के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आपके पास मेटल का हैलाइड कम तादाद में है, पानी ज्यादा तादाद में है, तो फिर क्या होगी, हाइड्रोजन बनेगी। ठीक है, कैथोड के ऊपर क्या बनेगी, हाइड्रोजन। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो फिर आपके पास मेटल डिपॉजिट होगी, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। ये कब होगा, जब लेड या निकल के आपके पास सॉल्यूशन होंगे पानी के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर इन बिटवीन कंसंट्रेशन हो, ना ही डाइल्यूट हो ना ही कंसंट्रेटेड हो, तो फिर आपके पास दोनों प्रोडक्ट बनेंगी, आपके पास मेटल भी बनेगी और हाइड्रोजन भी बनेगी। तो ये आपके पास तीसरा केस है। अब हमने डिस्कस कर लिया कि कैथोड के ऊपर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगी, 3 केस हमने इसमें डिस्कस कर लिए। अगर मेटल हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, फिर भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर मेटल ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से, फिर भी हमने डिस्कस कर लिया। हमने लेड और निकल मेटल्स अगर आ जाएं तो फिर भी हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोडक्ट क्या बन सकती है कैथोड के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट बनती है। तो एनोड के ऊपर जो है आपके पास 2 केसेस हो सकते हैं। अगर आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो ऑक्सीजन डिपॉजिट हो जाएगी किसके ऊपर, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन बनेगी। कैसे, आपको पता है कि जो OH नेगेटिव आयंस हैं पानी के अंदर मौजूद, ठीक है, ये OH नेगेटिव आयन जो हैं ये किसकी तरफ सफर करेंगे, एनोड की तरफ, और इसी तरह हैलाइड आयन भी किसकी तरफ सफर करेगा, एनोड की तरफ। लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो OH नेगेटिव की तादाद क्या है, ज्यादा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में पानी की तादाद ज्यादा तो OH नेगेटिव की तादाद भी ज्यादा। तो OH नेगेटिव की तादाद क्योंकि ज्यादा है तो ये किसकी तरफ सफर करेंगे, एनोड की तरफ, ये भी सफर करेंगे एनोड की तरफ। लेकिन क्योंकि OH नेगेटिव की तादाद ज्यादा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, OH नेगेटिव को। OH नेगेटिव जो है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आपके पास किसके अंदर बदल जाएगा, ऑक्सीजन गैस के अंदर। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है फिर आपके पास हैलाइड आयन की तादाद ज्यादा है। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो मेटल हैलाइड की तादाद ज्यादा है, यानी कि हैलाइड आयन ज्यादा होगा, OH नेगेटिव आयन क्या होंगे, कम। तो फिर प्रेफरेंस किसे मिलेगी, आपके पास हैलाइड आयन को, कि वो एनोड के ऊपर जाए और क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए और आपके पास जो है कोई ना कोई गैस बन जाए। अब रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं कैथोड और एनोड के ऊपर, देखें ये रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैथोड के ऊपर 2 किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं। अगर तो मेटल जाके डिपॉजिट होगी कैथोड के ऊपर तो क्या होगा, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और आपके पास जो है मेटल बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन भी जा सकती है आपके पास कैथोड के ऊपर, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और आपके पास हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगी। और कैथोड के ऊपर हो क्या रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। तो हमने दोनों सूरत हाल देख ली। अगर मेटल का आयन कैथोड के ऊपर जाके रिड्यूस होगा तो मेटल बन जाएगी, और अगर हाइड्रोजन का आयन जाके रिड्यूस होगा तो आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज। अब इसी तरह एनोड के ऊपर भी 2 किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं। अगर तो आपके पास हैलाइड आयन जो है
वो जाता है और उसकी क्या होती है ऑक्सीडेशन, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनोड के ऊपर जाकर, तो आपके पास जो है कोई ना कोई गैस बन जाएगी, क्लोरीन गैस या फ्लोरीन गैस इस तरह से। लेकिन अगर OH नेगेटिव आयन जाते हैं आपके पास एनोड के ऊपर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन होगी और आपके पास कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी, साथ में वाटर और साथ में इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, लूज। ठीक है, तो ये आज का हमारा आसान सा टॉपिक है, इसमें याद रखने लायक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ ही साथ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किस अंदाज से पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई एलिमेंट आपके पास हाइड्रोजन से नीचे है तो आपके पास कैथोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट बनेगी, कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है तो कैथोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास जो है वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस को कॉम्प्लिकेटेड जो है वो क्यों बनाता है। तो ये सारे सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।